नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल देते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर परियोजना में 100 किलोमीटर पुल और 250 किलोमीटर घाट का काम सफलतापूर्वक हुआ पूरा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया बड़ी उपलब्धि और मील का पत्थर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति दिखाने वाला वीडियो किया जारी। गुजरात के गांधीनगर में उपराष्ट्रपति करेंगे ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का उद्घाटन। कन्वेंशन की थीम कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वेल्थ। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में मथुरा में आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कहा, आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की मानसिकता से आया बाहर। मीराबाई के सम्मान में स्मारक टिकट और सिक्का किया जारी। सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी ने प्रस्तुत की नृत्य नाटिका। डीफेक का मुकाबला करने के लिए सरकार नए नियम लाने के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ की विशेष बैठक। डीफेक का पता लगाने से निपटने, इसकी सूचना देने के तंत्र को मजबूत करने और यूजर्स में जागरूकता बढ़ाने जैसी स्पष्ट कार्रवाई करने पर बनी सहमति। 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया। 42 गेंदों पर 80 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव ने खेली कप्तानी पारी। ईशान किशन ने भी जड़ा अर्धशतक। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना में 100 किलोमीटर पुल और 250 किलोमीटर घाट का काम सफलतापूर्वक पूरा करके एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति दिखाने वाला एक वीडियो साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति अब तक हो चुकी है और 251.40 किलोमीटर में पिलर्स भी बन चुके हैं। एलिवेटेड सुपर स्ट्रक्चर 103.24 किलोमीटर तक बन चुके हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम गुजरात के वलसाड़, नवसारी, सूरत, वडोदरा और आणंद में चल रहा है। निर्मित पुल पर ध्वनि अवरोधक लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। वर्ष 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई थी और इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास सितंबर 2017 में किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। कन्वेंशन की थीम कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित हो रहा ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन अकाउंटेंसी पेशे को प्रदर्शित करने के लिए एक मेगा इवेंट है, जिसमें अकाउंटेंसी पेशे की चुनौतियों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की जाएगी। दोपहर करीब 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने G20 नेताओं की घोषणा में सर्वसम्मति के लिए भारत के समावेशी दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और वैश्विक कल्याण के लिए गहरी प्रतिबद्धता को श्रेय दिया है। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के इंडिया गेट पर भारतीय नौसेना के G20 थिंक क्विज प्रतियोगिता के इंटरनेशनल फाइनल के दौरान संबोधित करते हुए ये बात कही। इस आयोजन में उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि G20 नेताओं की घोषणा एक दस्तावेज नहीं बल्कि ऐतिहासिक घोषणा है। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि इसमें जो संकेत दिया गया है वो
बताता है कि भविष्य में राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था और वैश्विक व्यवस्था के अनुसार खुद को कैसे संचालित करेंगे। G20 थिंक क्यू के इंटरनेशनल कैटेगरी में कुल 23 इंटरनेशनल टीमों ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से G20 के देशों में आपसी सहभागिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ा है। उपराष्ट्रपति ने दोहराया कि भारत में G20 का आयोजन कई मायनों में यूनिक और विशिष्ट रहा है। It has contributed in strengthening the bridges of friendship with G20 partners. Imagine the kind of body language they emanated when they came on the screen. I was absolutely charmed by their dress. I inquired about it. All of them felt at home, away from their home, in the land of culture that is our Bharat. I am overwhelmed at this impactful, challenging engagement of the youth, signaling productive and impactful people-to-people connect. Globally, people-to-people connect is highly impactful, goes a long way in securing harmony and peace in the world. Generating this people-to-people connect with these impressionable minds will be a game changer, and I am sure such events would further be emulated. The innovative event G20 Thinku has imparted unique, and friends, it is unique in several ways. The way it has been conducted, the way there has been exposure of participants to every nook and corner of this country and the culture of this nation. Stimulating intellectual experience to thousands of young minds on both a national and international scale. There is no substitute to experiential learning. Experience is all important. Faced with experience, we carry indelible imprint of it. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। यही वजह है कि शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रही। कार्यक्रम में दुनिया भर के उभरते टैलेंट की भागीदारी नजर आई। G20 थिंक क्विज का उद्देश्य G20 साथियों के साथ दोस्ती गहरी करना और प्रतियोगियों को भारत के कल्चर और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना था। We are a civilization unrivaled in the world with thousands of years of ethos, and this was most significantly, impactfully reflected when we had G20 events all over the country for about a year. And the concept is, world is one family. This nation, Bharat, has always subscribed to this sublime principle. And in such a perspective, it is in sync with the G20 theme. And the theme carries a message to the entire world of peace, prosperity, and happiness. And the theme is one earth, one family, one future. This has been integral part of our civilization for over 5,000 years. Credit goes to all the stakeholders for making this resounding success with seamless management, and there have been no fault lines. The national round saw participation of over 11,000 schools, where students from class 9 to 12 or equivalent participated. That wit was tested. Look at the figure, more than 11,000 schools from every part of the country participated. It was a keen, intense competition. DAV Public School Gurugram emerged as the winner, and we had the occasion to see them performing here also excellently by getting a slot in the midline.
और बात करते हैं प्रधानमंत्री के मथुरा कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए कहा कि संत मीराबाई के सम्मान में उन्होंने स्मारक डाक टिकट जारी किया और स्मारक सिक्का भी जारी किया और कहा कि संत मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। ये प्रेम परंपरा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई ने अपना अंतिम जीवन यानी कि जीवन का अंतिम समय द्वारका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती। यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लाल जी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है। यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा
सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान, सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और सेशल्स के विदेश तथा पर्यटन मंत्री सिल्वेस्ट रदेगून के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की और क्षेत्रीय चिंताओं पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और सेशल्स ने युवा और खेलों के क्षेत्र में लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सहयोग पर भारतीय अनुदान सहायता के बारे में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस बातचीत से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात के लिए आश्वस्त है कि सेशल्स के विदेश मंत्री सिल्वेस्ट रदेगून का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों की नई इबारत लिखेगा। बता दें कि पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स के साथ भारत के काफ़ी मधुर और पुराने संबंध हैं। केंद्र सरकार डीपफेक से निपटने के लिए जल्द ही नियम जारी करने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि डीपफेक से निपटने, समाज के विश्वास को मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने डीपफेक को लोकतंत्र और समाज के लिए नया खतरा पैदा करने वाला बताया और कहा कि इसे रोकने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही कंपनियों और डीपफेक से निपटने वाले विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में सभी इस बात पर सहमत थे कि डीपफेक को विनियमित किए जाने के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता है। इन स्तंभों में डीपफेक की पहचान करना, गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना, रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। Significantly more rapidly without any checks, and they are getting viral within few minutes of their uploading. So that's why we need to take very urgent steps to strengthen trust in the society and to protect our democracy. We have all agreed that within
next about 10 days, we will come up with clear, actionable items on 4 pillars. In a very structured way, we'll work on, first is detection, second is prevention, third is strengthening the reporting mechanism, fourth is awareness. स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए पूर्वोत्तर में 15 गंतव्यों का चयन कर लिया गया है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत पूर्वोत्तर में 15 स्थलों को विकास के लिए चुना गया है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से समृद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इनमें मणिपुर से 1 और पूर्वोत्तर के 7 अन्य राज्यों से 2-2 गंतव्यों को शामिल किया गया है। इस कदम का उद्देश्य न केवल 8 राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि क्षेत्र में आगे के विकास में भी मदद करना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है और जानकारी के अनुसार सुरंग में फंसे श्रमिक कभी भी सुरंग से बाहर निकल सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को आज नई जिंदगी मिल सकती है। सिलक्यारा सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियों का काम यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। इसके मद्देनजर एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है और चिकित्सकों को घटनास्थल पर बुला लिया गया है। फिलहाल सुरंग में फंसे 41 मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच बाधा बनी लोहे की दीवार को भेद दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि वक्त रहते हुए इन फंसे हुए मजदूरों को भी सही सलामत बाहर निकाल दिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत शानदार जीत के साथ भारत ने की है। पहला T20 मैच विशाखापट्टनम के YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट से पहला T20 मैच जीत लिया। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। टीम इंडिया ने 19 ओवर और 5 बॉल में 8 विकेट पर 209 रन बनाकर मैच को जीत लिया। रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन सीन एबॉट की गेंद को नो बॉल घोषित कर दिया गया। ऐसे में रिंकू के खाते में छक्का नहीं जुड़ा और 1 रन के साथ भारतीय टीम ने यह मैच जीत लिया। भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला रविवार 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हम बता दें कि इस मैच में सूर्य कुमार ने 42 गेंद पर 80 रन बनाए। ईशान किशन ने भी अर्धशतक लगाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी हुई। सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को खेला जाने वाला है। प्रतिभा की पहचान करने और युवा और महत्वाकांक्षी पैरा एथलीट्स को अवसर देने के उद्देश्य से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अब तक के सबसे बड़े खेलो इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा कर दी है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से ज़्यादा एथलीट्स 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। साई ने 3 स्टेडियम IG स्टेडियम, तुगलकाबाद निशानेबाजी रेंज और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कुल 7 स्पर्धाएं खेलने का ऐलान किया है। इनमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन शामिल है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में पैरा खेलों के लिए ये टूर्नामेंट गेम चेंजर साबित होगा। I am proud to announce that from December 10th to 17th, the first ever Khelo India Para Games will be held in various locations across New Delhi. A total of 7 sports, including para athletics, para shooting, para archery, and more, will be in display across 3 Sports Authority of India stadiums, the IG Stadium and the shooting range in Tughlakabad and the JLN Stadium will be held. Just a few weeks back, our para-athletes created history as they ended their Asian Para Games campaign with an unprecedented
111 medals, the biggest haul for the country in any major international multi-sport event. And now, continuity of the Para Games and creating more development in the Para-Olympic sports remains our foremost agenda. The first ever Khelo India Para Games is another big step towards the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। गुरु तेग बहादुर जी ने मानव अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। राष्ट्रपति ने सभी से वीरता और त्याग के प्रति गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जन कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरु तेग बहादुर जी की वीरता, बलिदान और निस्वार्थ सेवा के शाश्वत संदेश को याद करते हुए एक्स पर लिखा, ये दिन उनके धार्मिकता के संदेश का पालन करने और मानवता की बेहतरी के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का दिन है। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। चलते चलते संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में आयोजित ब्रज राज उत्सव 2030 के दौरान मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने नृत्य नाटक से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। हेमा मालिनी जी ने संत के जीवन को दर्शाने वाले एक नाटक के माध्यम से मीराबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस नृत्य प्रस्तुति के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।